वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग अपना चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, पावर शेयरिंग ऑफ सिविक्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर है आपका दो स्टोरीज पर बेस्ड है, बेल्जियम और श्रीलंका, और उन्हीं के बेसिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पावर को शेयर करने की ज़रूरत क्या है, पावर को किस तरह से शेयर कर सकते हैं और पावर को हम लोग शेयर क्यों करें। एक पहली बात कि आपकी जितनी भी ये चारों बुक्स हैं वो 20 मार्क्स ऑफ ईच वेटेज कैरी करती हैं, और ये जो चैप्टर है ये भी 5 to 6 अप्रोक्स हम लोग बात करें तो इतने मार्क्स कैरी करता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको पावर शेयरिंग इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट दिया है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ जैसे जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे मैं आपको डायरेक्टली बताती जाऊंगी कि किस टॉपिक में से कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह से पूछा जाता है और आप लोगों को किस तरह से उसका आंसर देना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है ये दो स्टोरीज पर बेस्ड है, तो इंट्रोडक्शन में भी वही है, बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि ये जो चैप्टर है ये बेल्जियम की स्टोरी और श्रीलंका की स्टोरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है मेजॉरिटेरियनिज्म, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी, देखो उसके नाम से पता चल रहा है मेजॉरिटी, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मेजॉरिटी के बेसिस पे दूसरों को डोमिनेट किया जाता है। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक की डेफिनेशन आपके एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन बनकर आती है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है? इट इज अ सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेजॉरिटी। एक ऐसी सोसाइटी जिसको डोमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी, मतलब कि अगर किसी देश में 10 लोग रहते हैं और 6 लोग एक ही तरह के लोग हैं, मान लो वो 6 लोग किसी एक धर्म से या किसी एक लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, तो वो क्या करेंगे, बाकी लोगों को डोमिनेट करना, मतलब कि परेशान करना शुरू कर देंगे। परेशान किस तरह से करेंगे? वो लोग अपने फेवर में जो है वहाँ पे कुछ लॉ बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और अपना ही फायदा करेंगे। तो नेक्स्ट आता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था श्रीलंका में। तो श्रीलंका की स्टोरी से हमें ये पता चलेगा कि मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, और जब किसी कंट्री में मेजॉरिटी के बेसिस पे कोई काम किया जाता है तो उससे बाकी लोगों पर क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट इज आर अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या आता है? जस्ट अपोजिट ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म में क्या था, हम लोग मेजॉरिटी के बेसिस पे दूसरों को डोमिनेट कर रहे थे। अकोमोडेशन में क्या आता है? वी अग्री ऑन आवर डिफरेंसेस। हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और हम लोग उस पर एग्री कर लेते हैं और फिर साथ में रहना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको मिलकर हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ना कि किसी और को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन इज द व्हेन वी एग्री ऑन द डिफरेंसेस एंड लिव टुगेदर, और साथ में रहते हैं। अकोमोडेशन कहाँ हुआ? बेल्जियम में हुआ। तो बेल्जियम की कहानी से हमें क्या पता चलेगा कि अकोमोडेशन क्या होता है, और जब अकोमोडेशन की सिचुएशन होती है तो हम लोग पावर को शेयरिंग क्यों करें और पावर को शेयर किस तरह से करें। नेक्स्ट मूव ऑन टू द डिजायर ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर को शेयर करने की डिजायर क्या है। वैसे तो हम इन दोनों स्टोरी से पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में एक अलग से टॉपिक दिया है जिसमें आपको 2 रीजन बताए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन। जितने भी रीजंस हमारे पास हैं हमने उनको 2 बेसिस पे कैटेगराइज कर दिए, प्रूडेंशियल एंड मोरल। ये दोनों हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि जब हम लोग पावर को शेयर करते हैं तो वो किस तरह से हम लोग शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन डिफरेंट ऑर्गन्स, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देना। ऑर्गन्स में क्या क्या आते हैं, मतलब कि लेजिस्लेचर, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशरी।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देना, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना एंड लोकल गवर्नमेंट को पावर देना। नेक्स्ट आता है सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ये भी कुछ तरीके होते हैं जिस तरह से हम अपने पावर को शेयर कर सकते हैं, जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं, मतलब कि बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द बेल्जियम। बेल्जियम क्या है, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का। सो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम जो है एक यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि बेल्जियम इज स्मॉलर इन एरिया देन हरियाणा, कि बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटी कंट्री है अगर हम लोग एरिया वाइज बात करें। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, विच इज अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा से हाफ है। अब ये इतनी छोटी सी कंट्री और इसमें आफत मची हुई है। आफत कैसे? प्रॉब्लम ये है कि जनसंख्या तो कम है, पॉपुलेशन तो कम है, मगर जो वेरिएशन दी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये जो टर्म मैं बोल रही हूँ कि जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? एथनिक वेरिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथनिक वेरिएशन। एथनिक वेरिएशन मतलब इसकी टर्म क्या आती है? एथनिसिटी। एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी सोसाइटी में डिवीजन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल वेरिएशन, किसी भी कंट्री में उनके कल्चर से रिलेटेड जब हम लोग डिफरेंसेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एथनिसिटी हो जाएगा। तो एथनिसिटी क्या होता है? इट इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन द कल्चरल वेरिएशंस। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करती है। नेक्स्ट, ये जो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन पूछेगा कि बेल्जियम का इंट्रोडक्शन दो, नहीं। पर जो आपके बाकी के क्वेश्चंस होंगे, जो हमने 2 टॉपिक्स अभी फ्लो चार्ट में देखे थे, मेजॉरिटेरियनिज्म एंड द एकोमोडेशन, जब उन दोनों का हम आंसर लिखेंगे तो ये सब कुछ लिखने से, ये इंट्रोडक्शन देने से क्या हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का एसेंस बनेगा, जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमने अभी तक क्या पढ़ा कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द हरियाणा, and it has population of little over 1 crore, which is same as half of the population of हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं कि बेल्जियम के बॉर्डर्स किस किस के साथ हैं, किस किस के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। तो ये किसके साथ करते हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो एथनिसिटी है, जो सोशल वेरिएशन है, वो कैसे है कि बेल्जियम में 3 तरह के लोग हैं। वो 3 कौन कौन से? सबसे पहले 59% है डच स्पीकर्स, मतलब कि वो लोग जो डच बोलते हैं। नेक्स्ट इज 40% हु आर फ्रेंच स्पीकर्स, जो कि फ्रेंच बोलते हैं।
and the remaining 1% are German speakers, जो जर्मनी बोलते हैं। अब ये लोग रहते कहाँ पर हैं? जो डच स्पीकर्स हैं, दे लिव्ड इन फ्लैमिश रीजन। ये लोग फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। फ्लैमिश रीजन कहाँ है? आपकी बुक में एक मैप दिया हुआ है बेल्जियम का। इसमें जो येलो वाला पार्ट है वो क्या है? फ्लैमिश रीजन का है। मतलब कि आपके जो डच स्पीकर्स है वो कौन से पार्ट में रहते हैं? येलो पार्ट में रहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रेंच स्पीकर्स। फ्रेंच स्पीकर्स कहाँ रहते हैं? वलोनिया रीजन में रहते हैं। वलोनिया रीजन कौन से वाला पार्ट है आपका? रेड वाला पार्ट है। और आप लोग अपनी बुक को साथ में लेकर बैठे जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि 59% आर डच स्पीकर्स, 40% are French speakers and remaining 1% are German speakers. Dutch speakers live in Flemish region, French speakers live in Wallonia region and they are German speakers. Next, move on to the Brussels. अब ये ब्रूसेल्स क्या है? हमने तो उसके बारे में सुना ही नहीं था जब फ्लो चार्ट पढ़ा था। तो ब्रूसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। ये क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है। और सेम सिचुएशन चल रही है कि जैसे वहाँ पर एथनिक वेरिएशन है वैसे ही ब्रूसेल्स में भी एथनिक वेरिएशन है। और वो एथनिक वेरिएशन क्या है? ध्यान से देखना, इसमें क्या था? 59% वर डच स्पीकर्स। मतलब कि इनके पास क्या थी? मेजॉरिटी थी। बट इन द कैपिटल ब्रूसेल्स 80% आर फ्रेंच स्पीकर्स। Now French speakers have majority and the remaining 20% were Dutch speakers. इनके पास क्या है? माइनॉरिटी। मतलब कि ये लोग क्या है? माइनर है। अब प्रॉब्लम देखो, जब हम लोग पूरी कंट्री की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जाती है डच स्पीकर्स के पास, लेकिन जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जाती है फ्रेंच स्पीकर्स के पास। अब ये जो ब्रूसेल्स ही क्या है? ये जो आप एक ऑरेंज पॉइंट देख रहे हैं अपने मैप में, ये क्या है? हमारा ब्रूसेल्स है, मतलब कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो ये एक वहाँ की एथनिक वेरिएशन है, कहाँ की? बेल्जियम की। इसके बेसिस पे ही वहाँ पे जो है अपनी आगे की सिचुएशन अराइज होती है। ये आपका बेल्जियम के बारे में था। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू दी श्रीलंका। अब जरा श्रीलंका के भी हालचाल पूछ लेते कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ ताकि बोर्ड थोड़ा क्लीन हो जाए और हमारे पास स्पेस मिल जाए। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ? सबसे पहले श्रीलंका का भी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये एक आइलैंड नेशन है। और अगर हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज हरियाणा। इसकी पॉपुलेशन भी हरियाणा जितनी है और एरिया वाइज तो नहीं, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के जितनी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग श्रीलंका के एथनिसिटी या उसमें जो डाइवर्स पॉपुलेशन थी, श्रीलंका ऑल्सो हैव डाइवर्स पॉपुलेशन, कि श्रीलंका की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स थी। डाइवर्स कैसे थी? श्रीलंका में दो तरह के लोग रहते थे। एक तो सिन्हालास, सिन्हाला कौन थे? सिन्हाला स्पीकर्स थे वो, बेसिकली सिन्हाला स्पीकर्स। एंड तमिल स्पीकर्स। अब प्रॉब्लम क्या आती है? द सिन्हाला स्पीकर्स से दे वर 74% एंड दे वर बुद्धिस्ट।
मतलब कि श्रीलंका में जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसमें सबसे फर्स्ट है सिन्हाला स्पीकर्स जो कि 74% है एंड दे आर बुद्धिस्ट, मतलब कि उनके पास मेजॉरिटी है। एंड 18% वर तमिल स्पीकर्स, और तमिल स्पीकर्स भी और ज़्यादा डिवाइडेड थे। डिवाइडेड कैसे? दो तरह के तमिल स्पीकर्स थे। फर्स्ट श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मतलब नेटिव नेशन से, नेटिव स्टेट से वहां पर आए हुए हैं। और नेक्स्ट आते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स कौन से लोग हैं? ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, हु वर इंडियन तमिल्स। ये वो लोग हैं जो प्लांटेशन के टाइम पर इंडिया से श्रीलंका ले जाए गए थे, प्लांटेशन वर्क के लिए इंडिया से श्रीलंका लाए गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? जब किसी देश में कोई और देश आके रूल करना शुरू कर दे तो उसे कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। और उस टाइम को, जो पूरा काल है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। तो इंडियन तमिल्स कौन थे? देयर फोरफादर्स, मतलब उनके पूर्वज, देयर फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया फॉर द प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग colonial period। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि 74% आर सिन्हाला स्पीकर्स, दे हैव मेजॉरिटी एंड दे आर बुद्धिस्ट। तमिल स्पीकर्स 18% है, वो श्रीलंकन तमिल्स भी हैं, इंडियन तमिल्स भी हैं। इंडियन तमिल्स कौन है? उनके फोर फादर्स को प्लांटेशन काम के लिए ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड श्रीलंका में लाया गया था। एंड द रिमेनिंग 7% अगर हम लोग बात करें, श्रीलंका में 7% लोग क्रिश्चियंस हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो क्रिश्चियंस हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि वो क्रिश्चियंस कुछ हिंदू हैं, ये जो क्रिश्चियंस हैं ये कुछ सिन्हालास बोलते हैं और कुछ तमिल बोलते हैं। मतलब कि क्रिश्चियंस आर बोथ सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स टू। जो इंडियन तमिल्स हैं ये कौन कौन से लोग हैं? हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। मतलब जिसे बोलते हैं ना एक अच्छी खासी वेरिएशन होना, वो श्रीलंका में थी। एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं रिपीट कर देती हूँ। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, इट ऑल्सो हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन। इसमें सिन्हाला स्पीकर्स थे विद 74% एंड तमिल स्पीकर्स वर 18%। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे दे वर बुद्धिस्ट and the Tamil speakers were further divided into two sections, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स से और इंडियन तमिल्स से। इंडियन तमिल्स कौन से? देयर फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया फॉर प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडियंस को प्लांटेशन के काम के लिए श्रीलंका लाया गया था, वो लोग वहीं पर रहने लगे, तो वो लोग कौन बन गए? इंडियन तमिल्स बन गए। इंडियन तमिल्स कौन कौन थे? हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, एंड 7% वर क्रिश्चियंस इन द श्रीलंका who were both सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। ये वहाँ की वेरिएशन है बेल्जियम की और श्रीलंका की। अब इन दोनों स्टडीज़, इन दोनों स्टोरीज़ के बेसिस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही थी। हमने लास्ट उसमें पढ़ा था फ्लो चार्ट में कि बेल्जियम में क्या हुआ था? अकोमोडेशन हुआ था और श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ था। मतलब कि उन लोगों ने किस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।